टुडे आई एम एक्सप्लेन सैमसंग कर्व टीवी प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरे पास एक कर्व टीवी है जो सैमसंग का है 14 इंच। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता। सो लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। ओके, ये रहा यहाँ पर सैमसंग कर्व टीवी। तो फर्स्ट हमको ये देखना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस तरह है और इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। स्टैंड बाय से रिलीज किया गया। स्टैंड बाय से रिलीज हुआ, उसके बाद नो पिक्चर या नो डिस्प्ले बोल सकते हो। बस हमको ये दिखेगा उसके अंदर बैकलाइट ऑन है। ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये है उसके अंदर का जो पार्ट्स वगैरह लगा हुआ है। सैमसंग की पैनल इस्तेमाल किया गया और ये सैमसंग का टीवी है और इसके अंदर पावर सप्लाई प्लस एलईडी ड्राइवर दोनों को कॉम्बाइंड किया हुआ पावर सप्लाई इस्तेमाल किया गया। सो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट हमको एक चीज कंफर्म करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम मेन बोर्ड का तो नहीं है। सो आपको मेन बोर्ड को पहले कंफर्म करना पड़ेगा, ये मेन बोर्ड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेन बोर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। मेन बोर्ड को चेक करने के लिए नॉर्मली जो मेन बोर्ड का फंक्शंस है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। फर्स्ट अब मेन बोर्ड कैसे चेक करोगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मेन बोर्ड को कैसे चेक किया जा सकता है। आप टीवी को जो है यहाँ से LVDS केबल को डिस्कनेक्ट कर दो और उसके बाद ये चेक करो टीवी का रिमोट वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो टीवी का रिमोट है उससे पावर ऑन और पावर ऑफ हो रहा है। उसके बाद वॉल्यूम बटन प्रेस करके देखो, जो स्टैंड बाय लाइट है वो ब्लिंकिंग करेगा। इसका मतलब है हमारा जो मेन बोर्ड है वो वर्किंग हो रहा है या तो काम कर रहा है। अगर ऑन ऑफ हुआ रिमोट से, इसका मतलब हमारा पूरा सिस्टम सही है, मेन बोर्ड सही है। तो ये प्रॉब्लम किस तरफ जाएगा, ये प्रॉब्लम जाएगा हमारा पैनल की तरफ। ठीक है, अगर इससे भी आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके अलावा अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहे मेन बोर्ड का, तो मेरा चैनल में एक वीडियो अपलोडेड है काफ़ी पहले से, जो मेन बोर्ड को कैसे टेस्ट किया जाए उसका बारे में। सो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ये रहा वो वीडियो एक्सप्लेन LVDS टू VGA कन्वर्टर ट्यूटोरियल। सो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था, मेरे पास जो टेस्टर था वो LVDS टू VGA कन्वर्टर था। मतलब वहाँ पर जो छोटा सा एक डिस्प्ले लगा हुआ है उसमें आपका जो मेन बोर्ड का ग्राफिक्स है वो दिख जाएगा। मतलब एक तरीका से मेन बोर्ड टेस्टर भी बोला जा सकता है इसको। सो ये वीडियो मैंने 2 साल पहले एक्सप्लेन किया था। उस टाइम में यही डिवाइस था जो मेन बोर्ड को टेस्ट करने के लिए। सो मैंने आपको दिखा दिया कि 2 साल पहले उस वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका था कि मेन बोर्ड को कैसे टेस्ट करें। अब इसके अलावा हमारे पास जो है एक लेटेस्ट कन्वर्टर आया है LVDS टू HDMI कन्वर्टर। सो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, ये एक मेन बोर्ड टेस्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका काम है LVDS सिग्नल को HDMI सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। डिस्प्ले भी लगा हुआ है जिसके अंदर आपका जो मेन बोर्ड का जो भी वर्किंग होगा वो दिख जाएगा इस डिस्प्ले के अंदर। सो मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊँ आपको कुछ इस टाइप का, आप LVDS को कनेक्ट करोगे या तो LVDS का जो भी सिग्नल है उसको आप इससे अटैच करोगे तो यहाँ पे मेन बोर्ड में जो भी उसका ग्राफिक्स है वो दिख जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका मेन बोर्ड सही है या नहीं है, क्योंकि इस मेन बोर्ड को वेरीफाई करना जरूरी है
कि हमारा मेन बोर्ड वर्किंग में है। सो इसका बारे में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। अगर इसका बारे में कोई आपको ट्यूटोरियल चाहिए, मैंने देखा इसका बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, इसीलिए मैं दोबारा इसका बारे में कोई ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया। ठीक है, अगर आपको इसका बारे में डिटेल्स में और कुछ जानना है कि मेन बोर्ड को कैसे चेक किया जाए और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि मेन बोर्ड को कैसे चेक करें। सो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मेन बोर्ड को कनेक्ट कैसे करता है। लाइक दैट, ऐसे ही उसका जो LVDS कन्वर्टर है, यहाँ पे कुछ ये कन्वर्टर लगा के फिर इसके अंदर अटैच किया जाता है। सो अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक्स पर। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मेन बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम मेन बोर्ड टेस्टर से ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, मेन बोर्ड वर्किंग में है। अब यहाँ पे बात कहाँ पर आएगा, पैनल में। पैनल में प्रॉब्लम है। पैनल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम देखें पैनल का सर्किट, यहाँ पर एक सैमसंग का टिकॉन लगा हुआ है और उसके अंदर 3 कॉफ करके 6 कॉफ का एक पैनल लगा हुआ है। सो अगर मैं इसका टिकॉन बोर्ड को दिखाऊं आपको, ये रहा टिकॉन बोर्ड। इस टिकॉन बोर्ड के अंदर क्या क्या IC है, आपको थोड़ा सा टिकॉन बोर्ड के बारे में नॉलेज चाहिए रहेगा अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो, या तो पैनल को रिपेयर करना है तो। यहाँ पर बात आ जाएगा, हमारा ये जो IC लगा हुआ है टिकॉन प्रोसेसर है और इसका बाजू में एक रैम लगा हुआ है। यहाँ पे एक 25 सीरीज का फ्लैश IC लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो IC है ये DC to DC IC है और ये छोटा छोटा कुछ रेगुलेटर लगा हुआ है, जो वोल्टेज रेगुलेटर बोलेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पर और एक IC लगा हुआ है जो स्कैन ड्राइवर हम बोलेंगे इसको, और इस तरफ और एक IC लगा हुआ है जो एक DC to DC कन्वर्टर है। ये भी एक, ये मेन IC का कोई रिक्वायरमेंट वोल्टेज के लिए यहाँ पर लगाया गया, जो इस कॉइल में आउटपुट होगा और इसके अंदर से यहाँ पर मिल जाएगा उसको वोल्टेज। तो ये रहा इस टाइप का टिकॉन बोर्ड का जो है ये IC वगैरह यूज किया गया। अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक्स होगा वो आपको ये चेक करना है कि हमारे पास जो DC to DC मेन IC है जो पैनल के लिए सारे वोल्टेजेस प्रोवाइड करेगा, तो वो IC ओके है या नहीं है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो अगर इसको हम वेरीफाई करने जाए, फर्स्ट हमको क्या क्या चेक करने का जरूरत पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको। तो ये रहा हमारे पास जो DC to DC IC है वो ये है। तो इसके अंदर हमको पैनल का जो कॉमन वोल्टेजेस है वो वोल्टेजेस हमको ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 3.3 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। उस 3.3 वोल्ट ये वाला कॉइल पर आएगा और ये रहा उसका टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमको मेन फर्स्ट 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। 3.3 वोल्ट मिलने के बाद और जो टिकॉन वोल्टेजेस चेक करना चाहिए, यहाँ पर AVDD का टेस्टिंग पॉइंट है जो 15 वोल्ट है। AVDD पर हमको 15 वोल्ट मिलना चाहिए। ओके, अब इसके अलावा VGS और VGL भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, ये जो 1.5 वोल्टेज है ये DDR3 का रैम का सप्लाई है। ठीक है, VGL और VGS को भी ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा, इस DC to DC IC का एरिया में ही होगा। ठीक है, सो आपको ये वोल्टेजेस चेक करके देख लेना चाहिए। और यहाँ पर ये जो DC to DC कन्वर्टर छोटा सा एक लगा हुआ है, यहाँ पे ये 1.1 वोल्ट के लिए लगाया गया है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये उसका टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या मिलेगा, आपको प्रॉब्लम ये मिलेगा कि DC to DC का जो आउटपुट वोल्टेजेस है हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा।
इस पैनल में जो कॉम्प्लेन है इसका जो हाई वोल्टेजेस है ए VDD 15 वोल्ट एंड 27 वोल्ट एंड -7 वोल्ट, ये तीनों वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा टिकॉन बोर्ड पर, क्योंकि ये वोल्टेजेस प्रोडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इस पैनल में यही प्रॉब्लम है। इस पैनल में इंटरनल गेट की तरफ इसका प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसके अलावा और ये वाला आईसी भी खराब हो सकता है, स्कैनड्राइवर आईसी। यहाँ पर जो है एक स्कैनड्राइवर आईसी इस्तेमाल किया गया, इसका जो रिक्वायरमेंट सप्लाई होगा वो 27 -7 ये सारे वोल्टेजेस इसी के अंदर इनपुट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करेगा, गेट का सिग्नल क्रिएट करेगा और गेट की तरफ उस सिग्नल को भेजेगा। सो अगर यहाँ पर ये आईसी खराब है फिर भी हमारा हाई वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, और इसके अलावा इसका आउटपुट का जो सिग्नल है यहाँ पर दिया हुआ है, जो आउटपुट सिग्नल है ये सिग्नल हमारा गेट की तरफ जाएगा, और गेट की तरफ जाके अगर ये सिग्नल ड्रॉप हो गया या तो सिग्नल शॉर्ट हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमारा टोटल जितना भी हाई वोल्टेजेस है वो सारी प्रोडक्शन मोड में चले जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ जो कंडीशन हुआ था वो यही हुआ था कि मेरे पास यहाँ पर कोई आउटपुट सिग्नल नहीं मिल रहा था। ये सारी आउटपुट सिग्नल्स है इस आईसी का, ये जो स्कैनड्राइवर है इसका, इस स्कैनड्राइवर आईसी का आउटपुट सिग्नल ये सारी है। अब यहाँ पे मेरे को क्या नहीं मिल रहा था, ये सारे सिग्नल नहीं मिल रहा था, ड्रॉप हो गया। तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, फर्स्ट हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा प्रॉब्लम किस तरफ है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 एफपीसी केबल लगा हुआ है। अगर हम ऐसे सोचे कि प्रॉब्लम किस साइड में है, एक एफपीसी केबल को डिस्कनेक्ट करते हैं और पता करते हैं, बट ये वाला जो कर्व टीवी वाला ये जो पैनल में प्रोडक्शन इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर आपका वो वाला मेथड काम नहीं करेगा कि आप एक पत्ता को डिस्कनेक्ट कर दिया फिर उसके बाद हाफ डिस्प्ले चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इस काम ना करने का रीज़न शायद 90% टेक्नीशियन को पता है, अगर जिसको पता नहीं है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका रीज़न है कि हमारा जो स्केलर बोर्ड है, यहाँ पर ये जो कॉफ चिपका हुआ है इसको स्केलर पीसीबी बोलता है, और इसके अंदर एक EEPROM लगा हुआ है। सो जब तक इस EEPROM काम नहीं करेगा तब तक हमारा टिकॉन बोर्ड एक्टिवेट नहीं होगा पूरी तरह से। ये एक प्रोटेक्शन मोड में रहेगा। जब ये कनेक्टेड हो जाएगा और इसका पूरा फीडबैक जब इसको मिलेगा तभी जाके ये पूरा टिकॉन बोर्ड एक्टिवेट होगा। उससे पहले अगर इस पैनल में कोई डिफिकल्टी है तो टिकॉन की वोल्टेजेस हाई वोल्टेजेस जनरेट नहीं होगा। तो हमारे पास टिकॉन जो है प्रोटेक्शन मोड में जाने का काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम इस तरफ एफपीसी केबल डिस्कनेक्ट कर दिया और ये वाला एफपीसी केबल के साथ तो प्रोग्रामिंग आईसी कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पर हाफ पिक्चर बनना चाहिए, बट इस केस में भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से फिर और एक फीडबैक इस टिकॉन में आता है, जिसके लिए आपको दोनों ही एफपीसी केबल जो है इस टिकॉन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब पैनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, जो हमारा टिकॉन बोर्ड है वो सारी वोल्टेजेस हाई वोल्टेजेस जनरेट करेगा। तो मेरा केसेस में क्या हुआ, अब मेरा केसेस में क्या हुआ कि जो स्कैनड्राइवर का आउटपुट है वो उसी वोल्टेज जाके इंटरनली शॉर्ट हो रहा था। जो इंटरनल जो गेट है ये दो साइड में लगा हुआ उसके अंदर। तो मैंने इसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सॉल्व किया। इसके अंदर जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये वाला सेक्शन में प्रॉब्लम था। फर्स्ट आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, जो जैसे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने अपना तरीके से जो मेथड है मैं अप्लाई किया और उसके बाद मेरे को ये वाला सेक्शन में प्रॉब्लम मिला। फिर मैंने जो मेथड अप्लाई किया मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनली शॉर्ट हो रहा था तो मैंने क्या किया, इस दोनों ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। सो मैंने यहाँ से इस दोनों ट्रैक को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद एक्चुअल में प्रॉब्लम एक ही बार में नहीं पकड़ा गया, मैं इससे ज़्यादा ट्रैक को ब्लॉक किया था।
फिर धीरे धीरे इसका जो प्रॉब्लम पकड़ा गया, मैं दिखाता हूँ। इस ट्रैक को ब्लॉक करना था मेरे को, तो ये मैंने टेप लगाकर यहाँ पे ब्लॉक किया। तो आपको यहाँ पे जो सिग्नल्स है उसको ब्लॉक करने के लिए आपको इस एफपीसी केबल में टेप मार दियोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो टेप मार के मैं इस सिग्नल को ब्लॉक किया। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो पैनल चालू हो गया, मतलब टीवी ऑन हो गया, बट यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने जोरों हद से ज़्यादा ट्रैक ब्लॉक कर दिया था। तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा? इसका सॉल्यूशन जो है, मेरे केसेस में ये दोनों ट्रैक मेरे को शॉर्टिंग मिला। शॉर्टिंग मीन्स इस दोनों ट्रैक जाके इसके अंदर जाके ड्रॉप हो रहा था। तो ये दोनों ट्रैक को मैंने जब यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप देख लो, ये दोनों ट्रैक को मैंने ब्लॉक किया था। अगर आपको ये रहा उसका सॉल्यूशंस का वीडियो। सो ये दोनों ट्रैक ब्लॉक करने के बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो समझाने के लिए आपको कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं इसीलिए नहीं बताया, थोड़ा बहुत सीक्रेट चीज़ रखना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।